वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। तो ये है मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और हम कर रहे हैं एच सी वर्मा के सॉल्यूशंस चैप्टर 2 के, और हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया था। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में हमें y इक्वल्स टू साइन एक्स कर्व का एरिया निकालना है फ्रॉम 0 to पाई। इसके पहले हम लोग y इक्वल्स टू साइन एक्स कर्व का ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, माइनस 2 पाई। तो हमें 0 से पाई तक का एरिया निकालना है, यानी कि ये एरिया निकालना है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एरिया निकालने के लिए हम कर्व को इंटीग्रेट करते हैं। एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स फ्रॉम x1 से x2 तक। तो एरिया इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स x1 to x2। x1 है मेरा 0 और x2 है पाई, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है। इसमें लिमिट्स डालूंगा 0 और पाई, तो कॉस पाई। कॉस पाई मेरा होता है कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 होता है -1, माइनस कॉस 0 होता है 1, ये आ गया -2। और एरिया मेरा कभी निगेटिव होता नहीं है, तो इसके आगे हम मॉड लगाते हैं, मॉड, तो ये 2 आ जाएगा एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मुझे एरिया निकालना है अंडर द कर्व y इक्वल्स टू e की पावर -x फ्रॉम y इक्वल्स टू e की पावर -x द x एक्सिस एंड द y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस। देखो, तो e की पावर -x का जो ग्राफ पहले हम देखते हैं, फिर समझेंगे इसका एरिया क्या होगा। x और y, इसका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा होता है ग्राफ। ठीक है, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ेंगे तो ये 10 to 0, ये जो वैल्यू है वो 0 को टेंड करेगा। तो मुझे ये वाला एरिया बताना है, यानी कि इसमें मेरा x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। x मेरा 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो फिर से एरिया होता है y dx x1 to x2, तो e की पावर -x dx इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x इंटू -1, माइनस e की पावर x। इसमें अब हम डाल देंगे 0 to इन्फिनिटी लिमिट्स। तो अपर लिमिट -e की पावर -इन्फिनिटी माइनस e की पावर -0। तो e की पावर -इन्फिनिटी ये 0 होता है। कैसे 0 होता है? ये e की पावर -इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? e की पावर -इन्फिनिटी को ये 1/e की पावर इन्फिनिटी, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 0 प्लस e टू द पावर 0 होता है 1 इक्वल टू 1। तो एरिया 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। A rod of
लेंथ L, एक रॉड है लेंथ L जो कि x एक्सिस के बीच प्लेस कर दिया है मैंने। x एक्सिस में मैंने एक रॉड रखा है 0 से L के बीच में। लीनियर डेंसिटी, मास डेंसिटी पता है मुझे, रो, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। और ये जो रो है ना, रो मेरा एज अ फंक्शन ऑफ x है, यानी कि हर जगह पे मेरा मास अपॉन लेंथ अगर मैं देखूँ तो वो वैरी कर रहा है a प्लस बी एक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द SI यूनिट्स ऑफ a और b। a और b के यूनिट्स क्या होंगे, ठीक है। और फाइंड द मास ऑफ रॉड इन टर्म्स ऑफ ABLN। तो मास ऑफ रॉड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मेरा रो मेरा मास अपॉन लेंथ है, यानी कि ऐसा यूनिट मेरा क्या होगा रो का, kg पर मीटर, ठीक है। और ये a प्लस बी एक्स है, तो यानी कि a का यूनिट भी kg पर मीटर होना चाहिए और bx का यूनिट भी kg पर मीटर होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे a का तो यूनिट पता चल गया kg पर मीटर, और bx का यूनिट मेरा kg पर मीटर है, और x का यूनिट भी मेरा, ये x क्या है डिस्टेंस है, तो ये मीटर होना चाहिए। तो b का क्या यूनिट होना चाहिए, kg पर मीटर स्क्वायर। a और b का यूनिट मुझे पता चल गया। अब मास देखते हैं। तो मास देखने के लिए देखिए ये मेरा एक इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है। ये हम एक सेक्शन एज्यूम करते हैं, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट dx, और ये जो dx एलिमेंट है इसका हम मास बताएंगे। ये छोटा सा एलिमेंट जो dx है इसका मास भी बहुत छोटा होगा, dm का मास क्या होगा, मास कितना है मेरा, मास कितना होता है, मास होगा मेरा लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी रो है मेरा, इंटू लेंथ छोटे सा का है dx। तो रो हम यहाँ से रो का वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब टोटल मास निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो m आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a dx का इंटीग्रेशन ax प्लस bx का इंटीग्रेशन bx स्क्वायर बाई 2, और x1 है मेरा 0 और x2 है l, ये 0 से l तक। जब इसको मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये al प्लस bl स्क्वायर बाई 2 आ गया। ये मेरा हो गया मास टोटल रॉड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द मोमेंटम p ऑफ अ पार्टिकल changes with time t according to the relation dp by dt। मुझे dp by dt पता है, दैट इज़ 10 न्यूटन्स प्लस 2 न्यूटन्स पर सेकेंड इंटू टाइम, ठीक है। इफ़ मोमेंटम इज़ 0 एट t इक्वल्स टू 0, मेरे को पता है कि p एट t इक्वल्स टू 0 पे 0 है। व्हाट विल बी द मोमेंटम एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। तो p 10 सेकेंड्स पे कितना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये पता है मुझे। तो dp को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस 2t इंटू dt का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब टोटल मोमेंटम के लिए मैं ऐसे इंटीग्रेट कर दूंगा t1 से t2 तक, और ये p1 p2, ठीक है।
ये P1 जो है मेरा मोमेंटम का वैल्यू टाइम T1 पे है और P2 मोमेंटम का वैल्यू एट टाइम T2 है, ठीक है। तो dp का इंटीग्रेशन p फ्रॉम P1 मेरा T1 पे, यानी कि T1 मेरा 0 है और T2 मेरा 10 सेकेंड्स है, तो t इक्वल्स टू 0 पे मेरा मोमेंटम का वैल्यू 0, ये मेरा गिवन है क्वेश्चन में, और T2 10 सेकेंड्स पे मुझे मोमेंटम का वैल्यू निकालना है, उसको मैं p लिख देता हूँ इक्वल्स टू, अब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो 10 dt का इंटीग्रेशन 10t प्लस 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाई 2, यानी कि t स्क्वायर, 2 कैंसल आउट, सिर्फ t स्क्वायर बचा। अब लिमिट्स डालेंगे 0 to 10, अब p माइनस 0 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर, तो यहाँ से p इक्वल्स टू आ गया 100 प्लस 100 200, और इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिट, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम होता है मेरा मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि kg मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। नहीं तो इसको मैं न्यूटन सेकंड भी बोल सकता हूँ, और न्यूटन सेकंड ये मोमेंटम का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29, the changes in the function y and the independent variable x are related as dy by dx equal to x square, find y as a function of x। ये बहुत ही एक इंटीग्रेशन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, dy by dx गिवन है x स्क्वायर, तो मेरे से पूछा है y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होगा, बस मुझे इसे इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं, दोनों तरफ dx का मल्टीप्लाई किया है इसमें, तो dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे c। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने पहले के इंटीग्रेशन क्वेश्चन में तो कांस्टेंट नहीं लगाया था, लेकिन इसमें आप लगा रहे हो, तो इसका एक रीज़न है। पहले हमने जितना भी इंटीग्रेशन किया सब में लिमिट्स था, लिमिट 0 to 10, इसमें देखें तो लिमिट फिर से 0 to L, इसमें भी लिमिट है मेरा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। सारे में हमने लिमिट्स देखा था, लेकिन इसमें मुझे लिमिट्स का वैल्यू कुछ पता नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ये c वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो हम डालेंगे, तो इसी के साथ y एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे मिल गया। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है हमसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 101 में कितने हैं, 100.1 में कितने हैं, 100.10 में कितने हैं, 0.001001 में कितने हैं, ठीक है। सब में मुझे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताना है सिर्फ कितने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने क्या होते हैं, मतलब वो डिजिट्स जिनका कुछ इम्पोर्टेंस हो। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस से बड़ा या सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट डिजिट्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन से डिजिट्स होने चाहिए, और ठीक है। तो देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें तो हम सीधा सीधा देख के बता सकते हैं कि मेरे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ओके, और तो 4, इसमें भी सीधा सीधा देख के 4, इसमें भी देखेंगे तो 4 तो हैं ही, लेकिन ये 0, आप बोलेंगे सर ये 0 तो मतलब अगर नहीं भी ले तब भी तो इसका मतलब चेंज नहीं होता है, लेकिन नहीं, ये 0 जो है ना मेरा एक्यूरेसी को दिखा रहा है कि ये जो है डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक एक्यूरेट है, तो यहाँ पे मेरे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे।
ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पे सर यहाँ पे कितने सारे हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे यहाँ तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, सारे डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ भी नहीं। यहाँ पे जो है ना, ये सिग्निफिकेंस का थोड़ा उल्टा सा मतलब है। पहले यहाँ पे आपके टोटल 7 आप बोलेंगे, लेकिन नहीं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, सिर्फ ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अब क्यों? तो देखिए, जब भी हम डेसिमल के बाद देखें, डेसिमल के बाद अगर ज़ीरोज़ आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं, लेकिन अगर डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स के पहले जो ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। ये जो है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जेई में यूजुअली आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक हिंट दे दिया कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखे जाते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप और देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे देखा जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। क्वेश्चन 31, अ मीटर स्केल इज़ ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी देयर इन अ लेंथ मेजरमेंट विद दिस स्केल। तो देखिए, हम मिलीमीटर्स एक्यूरेसी तक हम मेजर कर रहे हैं, तो मिलीमीटर्स एक्यूरेसी तक हम मेजर कर रहे हैं तो कितने डिजिट्स होंगे। मान लीजिए हम मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, मीटर्स में, तो मीटर्स में मेजर कर रहे हैं तो वो 1.001 भी हो सकता है। ये 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी तक 1.01 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इस केस में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इस केस में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इस केस में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और इस केस में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो टोटल मेरे पास या तो 1, 2, 3 नहीं तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। ठीक है, 3472, 84.16, 2.55 और 28.5। तो देखिए, इसे मैं राउंड ऑफ करना है मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, तो या तो ये 3400 नहीं तो 3500, ये दोनों में मेरे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो कहाँ तक राउंड ऑफ करना सही रहेगा? ऑफ कोर्स ये 3450 से ये ज़्यादा है, तो 3500 तक ही हम राउंड ऑफ करेंगे, ये गलत हो गया। इसे भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो इसे हम 84 तक करेंगे। अब 85 तो हो नहीं सकता, अगर ये 85.5 से बड़ा होता तो करते इसे। इसको देखते हैं हम, ये 2.55, इसे अब हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो इसे हम 2.6 तक कर सकते हैं, 2.6 लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर आपने इसे 2.5 क्यों नहीं लिखा? 2.5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए, जब 5 होता है ना, 5, तो राउंड ऑफ के लिए हम इसके पहले वाले डिजिट को देखते हैं। अगर इसके पहले वाला डिजिट अगर ऑड नंबर हुआ तो हम इसको राउंड ऑफ नेक्स्ट एक बढ़ा के करेंगे, इसको मतलब इवन बना देंगे 2.6। और दूसरा केस, अगर ये 2.45 होता तो इसको हम राउंड ऑफ करते 2.4 ही रहने देते, क्योंकि इसके पहले वाला डिजिट इवन था, तो हम चेंज नहीं करेंगे, 2.4 ही रहने देंगे। जैसे कि आप नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में आप बोलेंगे कि सर ये 28.5 है, इसको 29 कर दो राउंड ऑफ, लेकिन नहीं, इसके पहले वाला डिजिट, ये सब सिर्फ 5 होता है ना तभी करते हैं ये। अगर ये 6 होता तब तो 29 में लिख देता, लेकिन नहीं, 5 होता है तब हम देखते हैं इसके पहले वाला डिजिट इवन है, तो हम 29 नहीं, इसे 28 ही रहने देंगे। ठीक है, और ये दैट्स ऑल। नेक्स्ट
ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप सीरीज़ में बने रहे, और ज़्यादा नहीं, बस 3 क्वेश्चंस और बाकी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा, और ये PDF भी साथ ही साथ मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।